हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी के इस सीरीज़ में हम लोग आज डीपीएसपी को कंटिन्यू करेंगे। डीपीएसपी में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, दे आर ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। आज हम लोग देखेंगे कि वाई डीपीएसपी इज़ नॉन जस्टिसिएबल। आखिर डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल क्यों है, मतलब ये इसका अगर वायलेशन हुआ, इसका अगर हनन हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा क्यों। देखिए, डीपीएसपी क्या है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन है ना। कंट्री के पास जब रिसोर्सेज नहीं होता है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कंट्री क्या करती है, उसे डीपीएसपी में डाल देती है। डीपीएसपी में डालने का मकसद क्या होता है कि ये कंट्री पे ऑब्लिगेशन है कि वो ऐसा करे, लेकिन नहीं कर पाए तो क्या है, कंट्री के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसे फुलफ़िल करे, इसलिए उसे नॉन जस्टिसिएबल कहा गया है। ठीक है, जब भी कंट्री के पास इनफ रिसोर्सेज, सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होता है कुछ करने के लिए, तो वो उस चीज़ को कहाँ डाल देती है, डीपीएसपी में डाल देती है। डीपीएसपी में डालने का मतलब क्या है कि कंट्री पे ऑब्लिगेशन है कि काम ऐसा ऐसा हो, स्टेट्स पे ऑब्लिगेशन है कि काम ऐसा ऐसा हो, लेकिन स्टेट्स अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। आई होप आई मेड दिस क्लियर। जैसे कि हमारा जो एजुकेशन वाला था कि 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को एजुकेशन कंपलसरी है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज यही है शायद, आई थिंक। तो अर्लियर दिस वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो सभी लोगों को ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स एजुकेशन प्रोवाइड कर दे। तो उन्होंने इसे डीपीएसपी में डाल दिया था कि स्टेट पे ऑब्लिगेशन है कि 6 to 14 ईयर्स तक के एज के बच्चों को एजुकेशन मिले, लेकिन नहीं दे पाए तो दिस इज़ नॉट अ वायलेशन एंड नोबडी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। बट लेटर जब कंट्री को लगा कि हाँ, नाउ वी हैव इनफ रिसोर्सेज, इनफ मनी टू गिव एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू आवर चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, दे मेड इट अ फंडामेंटल राइट। तो अब अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिला 6 to 14 ईयर्स तक, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ आया कैसे काम करता है ये चीज़। तो सुप्रीम डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल क्यों नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल क्यों है, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। कंट्री में इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसे इम्प्लीमेंट करा सके। बैकवर्डनेस, हम लोग का कंट्री थोड़ा बैकवर्ड है, यहाँ विलेजेस है, लोग पॉवर्टी में है, थोड़ा लैक ऑफ एजुकेशन है, इसलिए बैकवर्डनेस की वजह से भी इसे नॉन जस्टिसिएबल दिया गया। और एक्सेस रिसोर्स, मतलब एक्सेस रिसोर्स का मतलब या एक्सेस पॉपुलेशन से आप समझ सकते हो कि लोग ही बहुत है कि सब लोगों के नीड्स को पूरा नहीं किया जा सकता। एक्सेस पॉपुलेशन, जस्ट प्लीज़ चेंज दिस वर्ड रिसोर्स, यू कैन ऐड द वर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, अब क्रिटिसिजम्स ऑफ डीपीएसपी। क्रिटिक्स क्या है डीपीएसपी के? क्रिटिक्स ये है कि इट इज़ नो लीगल फोर्स, कोई लीगल फोर्स नहीं है इसे इम्प्लीमेंट कराने का। ठीक है, कोई लीगली कोई काम नहीं होगा कि ये इम्प्लीमेंट हो। इलॉजिकली अरेंज्ड, कहीं भी कुछ भी डाल दिया है, कभी अपॉर्चुनिटी, कभी चिल्ड्रेन, कभी लिबरल इंटेलेक्चुअल, कैसे भी कुछ भी अरेंज कर दिया है। कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लड़ाई में आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और ही बोल रहा है, डीपीएसपी कुछ और ही बोल रहा है। और कॉन्जर्वेटिव, मतलब बहुत ही पुराना ख्याल का डीपीएसपी है ये। मतलब अब हम लोग नए जनरेशन में आ गए, वी आर इन द मॉडर्न एरा, और अभी तक हम लोग यही सब चीज़ में चल रहे हैं कि मिनिमम वेज मिल जाए, पॉवर्टी हट जाए, पुअर कंडीशंस ठीक हो जाए, विच इज़ अ काइंड ऑफ बैकवर्डनेस इन अ कंट्री। ठीक है, अब यहाँ कुछ केसेस रिलेटेड है हमारे डीपीएसपी से, विच आर इम्पॉर्टेंट, आई विल टेल यू। इसी में हम लोग एक केशवानंद भारती केस को भी देखते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत बार बताया है केशवानंद भारती केस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन हुआ था बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। we'll study a separate chapter on this केशवानंद भारती केस पे, बट स्टिल यहाँ पे सिंस मैंशनड है तो मैं आपको वापस से बता देती हूँ। बेसिकली ये सारे केसेस डीपीएसपी से भी रिलेटेड है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ इट। पहले चंपाकम दुरायराजन केस, ये केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम दुरायराजन केस में बोला कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। देखिए, एक चीज़ अगर इसे समझना है तो ऐसे याद रखिएगा कि कोई अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीनना चाहता है, लेना चाहता है, तो वो है पार्लियामेंट, बिकॉज द पार्लियामेंट वांट्स पावर इन इट्स हैंड। और कोई अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
तो चंपाकम तो रायराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, हमारे हाथ में तो इतना पावर है, वी कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो वो तो बहुत खुश हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फिर लगा नहीं, पार्लियामेंट को इतना पावर दे देंगे तो कुछ भी करने वाला है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो गोलकनाथ केस ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, गोलकनाथ केस ने सुप्रीम कोर्ट ने सोचा नहीं पार्लियामेंट को इतना पावर देना ठीक नहीं होगा, पावर लो इनसे। तो उन्होंने बोला फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। अब पार्लियामेंट को तो ये बात अच्छा नहीं लगा कि उनसे इतना बड़ा पावर छीन लिया गया। तो पार्लियामेंट ब्रॉट 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेइंग फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जाकर के ऐड कर दिया और बोला कि नहीं, पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा यही तू मैं चलते रहेगा, मैं बोलता रहूँगा कि अमेंड नहीं कर सकते और ये लोग जाकर के कुछ ना कुछ ऐड करके बोल देंगे कि अमेंड कर सकते हैं ये। तो एक बहुत ही अच्छा केशवानंद भारती केस आया। इस केशवानंद भारती केस में बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो टूल है, इसे इन्वेंट किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो संविधान का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकता है। लाइक लिटरली द पार्लियामेंट कैन अमेंड any part of the Indian Constitution but not the basic feature of the Indian Constitution। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो वो कुछ भी अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड नहीं कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने पूछा कि अच्छा ठीक है, बता दीजिए हमें कि बेसिक फीचर क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हम आपको नहीं बताएंगे अभी। ये जैसे केस टू केस आप जजमेंट्स देते जाओगे, जैसे केस टू केस आप डिफरेंट एक्ट्स लेते आओगे, तब हम आपको बताएंगे वेदर कि जो एक्ट्स आप लोगों ने बनाया है वो बेसिक फीचर है कि नहीं। अगर वो बेसिक फीचर को वायलेट करेगा तो हम लोग उसको हटा देंगे, अगर नहीं करेगा तो दैट विल गो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक फीचर को नहीं अमेंड कर सकता है। जब पार्लियामेंट ने पूछा कि बेसिक फीचर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, वो केस टू केस हम आपको बोलते चले जाएंगे कि वो बेसिक फीचर का हनन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब पार्लियामेंट को लगा कि नहीं, इतना पावर दे तो गए, लेकिन कुछ तो घोटाला किए यहाँ पे, कुछ तो हमें खिला पिला रहे हैं, ये कुछ करना पड़ेगा। उन्हें लगा कि नहीं, क्या बेसिक फीचर क्या, आप तो बताया ही नहीं बेसिक फीचर क्या है। तो पार्लियामेंट केम विथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडिंग स्कोप ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ DPSP। इसमें एक और चीज़ हुआ था, वो हम लोग जब आएगा तब वो पढ़ेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने ये बोला कि DPSP इज सुप्रीम टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सिंस DPSP इज सुप्रीम टू फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। वो फिर से ऐसे ही कुछ बोलना चाह रहे थे। ठीक है, कि सुप्रीमेसी ऑफ DPSP मतलब DPSP फंडामेंटल राइट से भी ऊपर है। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस ने सुप्रीम कोर्ट ने यह ठहराया कि नहीं, DPSP इज़ नॉट सुपीरियर, फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू DPSP। ठीक है, पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला कि DPSP इज़ सुपीरियर, लेकिन इन मिनर्वा मिल्स केस सुप्रीम कोर्ट सेड कि नहीं, DPSP इज़ नॉट सुपीरियर, फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर। I hope the cases are clear to you. Now let's get a quick review of the difference between fundamental rights and DPSP. फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कभी भी लिया जा सकता है, छीना जा सकता है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। और ये पॉजिटिव, हमेशा दिया ही जाएगा आपको। उसके बाद ये जस्टिसेबल, कोर्ट जा करके जस्टिस मांग सकते हैं, नॉन जस्टिसेबल नहीं मांग सकते, रिसोर्सेज नहीं है उतना कि कंट्री फुलफिल करे। ये पॉलिटिकल राइट है। फंडामेंटल राइट इज़ बेसिकली पॉलिटिकल राइट ना। आपको राइट टू वोट दे दिया है, मतलब आपको राइट दे दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आपका वायलेशन हुआ है। दिस इज़ नॉट एन इकोनॉमिक और सोशल राइट। ये कोई इकोनॉमिक या सोशल राइट, सिर्फ एक पॉलिटिकल राइट है। क्यों? क्योंकि इसे संविधान में मेंशन कर दिया गया है, और जो चीज़ संविधान में मेंशन हो जाता है वो पॉलिटिकल राइट बन जाता है। सो इट इज़ अ पॉलिटिकल राइट। DPSP इज़ अ इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट और अ सोशल राइट जो भी बोल सकते हैं, DPSP इज़ दैट। DPSP इज़ नॉट अ पॉलिटिकल राइट। फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के लिए होता है कि इंडिविजुअल चाहे तो उसका हनन हो तो जा सकते हैं। और DPSP इज़ फॉर अ कम्युनिटी, कि कोई कम्युनिटी को लगे कि उनके साथ इस मतलब फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के लिए बनाया गया है, लेकिन DPSP कम्युनिटीज़ के लिए बनाया जाता है। जैसे चिल्ड्रन के लिए बनाया गया, या मतलब वुमेन के लिए बनाया गया, ओल्ड एज पीपल के लिए बनाया गया। तो इट इज़ मेड फॉर अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी एंड इट इज़ मेड फॉर इंडिविजुअल्स। आई होप द डिफरेंस इज़ क्लियर टू यू. So that was it. We completed our DPSP chapter completely. Now I would like to end this video here only, guys. If you loved the explanation, then please like the video and subscribe to my YouTube channel. You can tell me in the comment section if you want any changes in my teaching pattern.
टेक केयर गाइस एंड थैंक यू सो मच।